नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद देश अब संभलने की कोशिश में है, लेकिन बीजेपी के नेता जख्मों पर दवा लगाने की जगह, मरहम लगाने की जगह उसे और कुरेदने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नितेश राणे नफरत फैलाने के लिए हिंदुओं को सलाह दे रहे हैं कि अब हर दुकानदार से धर्म पूछकर खरीदारी की जाए और उससे हनुमान चालीसा भी पढ़वाई जाए। इधर निशिकांत दुबे ने बांग्लादेश के लिए कहा है कि वो बहुत छटपट कर रहा है तो गंगा का पानी उसके लिए रोक दिया जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तो यह समझा दिया कि देश पर जो आतंकी हमला हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों ने देशभक्ति और राष्ट्रवाद का धर्म नहीं निभाया। यानी बीजेपी नेता अपनी सरकार की जिम्मेदारी तय न कर जनता पर ही सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का दावा बिल्कुल सही नजर आता है कि बीजेपी नफरत, गुस्से और आखिर में इससे उपजी हिंसा को बढ़ावा देती है और यही उसका नजरिया है, जबकि कांग्रेस का नजरिया प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का है। आज हैदराबाद में राहुल गांधी थे और वहां आयोजित भारत समिट में राहुल गांधी ने मोहब्बत से भरी राजनीति की जरूरत पर जोर दिया और बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में उन्हें कैसे लोगों के दिलों में बसा प्यार महसूस करने को मिला। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने इस मौके पर, आइए जरा सुन लेते हैं। राहुल गांधी आज हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, वहां भाषण दे रहे थे और वहां पर उन्होंने जो बातें कही हैं, प्यार की बातें कही हैं, नफरत दूर भगाने की बातें कही हैं, जरा सुन लीजिए। The idea that no matter how much hatred someone spreads, the biggest and most powerful way to disrupt them is not to copy them, not to argue with them, not to fight with them, but right in front of their hatred to place the idea of love and affection. So that, I think, is a framework, a potential framework for our politics. We can disagree on policies. In fact, I'm sure that every single one of us will disagree on some policy matter or the other. But the lens we use, we can all agree on. Their lens is hatred, their lens is fear, their lens is anger. Fear leads to anger, ossified anger is hatred. And our lens should be that which cuts their lens. Our lens should be love, our lens should be affection, and our lens should be listening to the wishes and the will of the people. उनके और इनके, यानी वो क्या करते हैं और हम क्या कर रहे हैं, इसको बता रहे हैं राहुल गांधी। प्यार, मोहब्बत, सौहार्द और भाईचारे की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। प्रेम और भाईचारे की वकालत कर रहे हैं और बीजेपी की राजनीति का सच लोगों के सामने रख रहे हैं। वहीं मोहन भागवत ने भी आज बता दिया है कि बीजेपी और आरएसएस के लिए अहिंसा का मतलब क्या है। आइए जरा सुन लेते हैं आरएसएस प्रमुख यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है, आज सुनिए जरा। तो रावण का भी जो वध हुआ वो रावण के अकल्याण के लिए नहीं हुआ, कल्याण के लिए हुआ। जब ये सिद्ध हुआ कि शिव भक्त रावण है, वेद ज्ञाता रावण है, उत्तम गवर्नेंस करने वाला रावण है, सब प्रकार का उसके पास अच्छा आदमी बनने के लिए जो जो चाहिए वो सब है, लेकिन उसने जिस शरीर और मन बुद्धि का स्वीकार किया है वो ऐसा है कि वो इस अच्छाई को उसके अंदर आने नहीं देगा और कुछ भी करो उसमें अच्छाई भर नहीं सकते। अब उसको अच्छा बनना है तो एक ही उपाय है, उस शरीर मन बुद्धि को समाप्त करके वो दूसरे शरीर और मन बुद्धि को लेकर आ जाए। तो भगवान ने उसका संहार किया। अब उस संहार को हिंसा नहीं कहते, वो अहिंसा ही है। तो अहिंसा हमारा धर्म है। आतताइयों से मारना, खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। अब पाश्चात्यों की जो विचार पद्धति है उसमें दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि इन दोनों को
तो आप सुन रहे थे यहां कि क्या कह रहे हैं मोहन भागवत। आपको बता दूं कि दिल्ली में स्वामी विवेकानंद की किताब द हिंदू मैनिफेस्टो के अनावरण कार्यक्रम में मोहन भागवत ने ये सारी बातें कही और जिस तरह उन्होंने आतताइयों को दंडित करने की बात कही है, उसमें माना जा रहा है कि पहलगाम हमले के संदर्भ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ये बातें कही हैं। वैसे आतंक के आकाओं को धरती के आखिरी कोने से भी ढूंढ लाने का दावा नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। आप याद कीजिए, अभी उन्होंने भाषण दिया था बिहार में, 22 तारीख को घटना घटी, 23 तारीख को बिहार में थे, वहां उन्होंने ऐसी बातें कही हैं। लेकिन अभी तो नरेंद्र मोदी के मंत्री कह रहे हैं कि देश के लोगों में देशभक्ति नहीं है, इसीलिए यह मुसीबत आई है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है पीयूष गोयल ने। मंत्री महोदय क्या बात कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। आज की तारीख में जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। मैं समझता हूं तो सुन लिया आपने, बहुत ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। यहां पर साफ साफ पीयूष गोयल कह रहे हैं कि जब तक भारत के 140 करोड़ जिसकी जनसंख्या का दावा किया जाता है, 140 करोड़ लोग राष्ट्रभक्ति की बात नहीं पैदा करेंगे अपने अंदर, तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। पीयूष गोयल के इस बयान से जाहिर होता है कि सरकार ने भले ही अपनी चूक पहलगाम में मान ली हो, लेकिन उसका इरादा अपनी चूक सुधारने से ज्यादा दूसरों पर दोष मढ़ने का है और इस बार ठीकरा फूटा है जनता के सिर पर। बीजेपी की यही आदत है कि हर मुसीबत में वो अपना फायदा निकालने और दूसरे को फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसकी पोल बहुत जल्दी खुल गई है। कांग्रेस ने तो बाकायदा एक ट्वीट में तुलना करके बताया है कि 22 तारीख को हुए हमले के 4 दिनों में कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिक्रियाओं और एक्शन में कितना फर्क है। कांग्रेस ने ट्विटर पे क्या कुछ लिखा है, आइए जरा आपके सामने रखता हूं। कांग्रेस का लिखना है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पिछले 4 दिन में किस नेता ने क्या किया या कहा, किस पार्टी ने क्या किया या कहा, यह तुलना आवश्यक है। यहां पर तुलनात्मक राहुल गांधी जी घायलों से मिलने कश्मीर गए, नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार करने बिहार गए। यहां एक एक पॉइंट है। कांग्रेस ने कहा संकट की इस घड़ी में हम सरकार के साथ खड़े हैं। बीजेपी ने एक मृतक की लाश और उसकी विधवा का कार्टून बनाया। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक की मांग की, बीजेपी ने सर्वदलीय बैठक में झूठ बोला। कांग्रेस ने सरकार से पाकिस्तान को 2 टूक जवाब देने को कहा, बीजेपी ने इस हमले के लिए देशवासियों में देशभक्ति की कमी को जिम्मेदार ठहरा दिया। ये सारी बातें यहां पर हैं जो यहां कही जा रही हैं। पाकिस्तान यहां पर है कि पाकिस्तान इस हमले से यही हासिल करना चाहता था कि कश्मीरियों की रोजी रोटी पर हमला हो और भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद बढ़े। हमले के तुरंत बाद संघ समर्थित संगठनों ने ठीक वही किया जो पाकिस्तान चाहता था। देश भर में कश्मीरी छात्रों को धमकियां दी और भारत के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला। ये बातें यहां पर साफ जाहिर होती हैं दोस्तों कि बीजेपी की प्राथमिकताएं चुनाव और सत्ता हैं, जबकि देश इस समय चिंता में है कि कैसे उसकी सुख शांति और रोजी रोटी बरकरार रहे। मगर मोदी को देश की चिंता से कोई लेना देना नहीं है। यह बात एक बार फिर साबित हो गई है। मोदी के प्यारे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, आप जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दोबारा चुने गए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी की पोल खोल दी है दोस्तों। आप जानते हैं कि ट्रंप को मोदी अपना करीबी दोस्त बताते हैं, लेकिन अब मोदी के डियर ट्रंप ने कह दिया है कि मैं भारत के बहुत करीब हूं और मैं पाकिस्तान के भी बहुत करीब हूं और कश्मीर में वे 1000 साल से लड़ रहे हैं। मुझे यकीन है कि वे इसे किसी न किसी तरह से सुलझा लेंगे। ये कह रहे हैं कि कश्मीर में वो 1000 साल से लड़ रहे हैं। आप सबको पता होगा दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी जंग आजादी के बाद हुआ। पाकिस्तान बना ही 1947 के बाद, यानी 1947 में 14 अगस्त को पाकिस्तान का जन्म हुआ। 14 अगस्त और 15 अगस्त की दरमियानी रात
12 बजे, और 15 अगस्त की रात 14 अगस्त की रात को हम लोग 13 और 14 अगस्त की रात और 15 अगस्त की रात देश आज़ाद की घोषणा हुई और जवाहरलाल नेहरू ने एक शानदार भाषण दिया था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, आपको याद होगा। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि 1000 साल से भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर जंग वाली बात आखिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्यों कही? इस बयान से जाहिर है कि ट्रंप न भारत के इतिहास से कोई मतलब ट्रंप को है, न रखना चाहते हैं, और न वर्तमान से और न ही भविष्य से कोई मतलब रखना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी अपना करीबी दोस्त बता दिया है और यह बताकर मोदी की पोल खोल कर रख दी है। इस बीच इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री INB ने, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे अत्यंत जिम्मेदारी के साथ काम करें और रक्षा और अन्य सुरक्षा से संबंधित अभियानों की रिपोर्टिंग करते समय मौजूदा कानूनों और नियमों का सख्ती से पालन करें। पिछले घटनाक्रमों ने जिम्मेदार रिपोर्टिंग के महत्व को रेखांकित किया है। करगिल युद्ध का भी यहां पर जिक्र किया गया है। आज उस एडवाइजरी में कहा गया है कि करगिल युद्ध, मुंबई हमला 26/11 और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं के दौरान अनियंत्रित कवरेज का राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और पर्सनल यूजर्स, जो सोशल मीडिया है, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानूनी दायित्वों के अलावा यह हमारी सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी कार्रवाइयों से जारी अभियानों या सुरक्षा बलों की सुरक्षा से समझौता न करें। ये 8 पॉइंट अलग अलग मीडिया एडवाइजरी में आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से मीडिया को, हम जैसे और प्लेटफॉर्म्स को, अखबारों को, टेलीविजन चैनल्स को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो एक तरफ एडवाइजरी, उसके क्या मायने हैं ये भी हम समझेंगे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि हम जितने करीब भारत के हैं उतने ही करीब पाकिस्तान के भी हैं, और 1000 साल पुराना ये इन दोनों के बीच यहां जम्मू कश्मीर को लेकर, खासकर कश्मीर को लेकर यह लड़ाई है, वो आपस में वो सुलझा लें, इसके क्या मायने हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक के बाद एक तमाम बीजेपी के नेता अपनी ही पार्टी की आखिर क्यों पोल खोल रहे हैं? पहलगाम के बाद नफरत फैलाने की आखिर कोशिश क्यों हो रही है? आज यही चर्चा करेंगे दोस्तों कि जब मोदी के साथियों से लेकर दोस्त तक, यानी डोनाल्ड ट्रंप तक सभी पोल खोल रहे हैं मोदी की, तब क्या जनता पर ठीकरा फोड़कर अपनी सत्ता बचा पाएगी बीजेपी? बड़ा सवाल है। आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले परिचय करवाता हूं आपका और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ सिर्फ 2 साथी मौजूद हैं, थोड़ी देर में पूरा हाउसफुल होगा। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप दोनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, राहुल गांधी भाषण दे रहे थे थोड़ी देर पहले। आना चाहता हूं पहले अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, कैसे देखते हैं आप, क्या बीजेपी ने और उसमें भी ये सोच ली है बीजेपी के नेताओं ने कि ये अच्छा मौका है पहलगाम घटना के बाद, और उनकी जो राजनीति की जो लाइन है उस लाइन को आगे बढ़ाया जाए, उस रेखा को और आगे खींच कर ले जाया जाए, यही माना जाए? देखिए राजीव जी, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी आपदा में अवसर खोजती रहती है, और जब जब आपदा आती है तो उसको सोचती है कि अच्छे अवसर उसको प्राप्त हो गए हैं। और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी आपदा में ओछी राजनीति करने का काम बड़े आसानी से कर रही है। चाहे तो राजीव जी वो पीयूष गोयल का वक्तव्य हो, जो वो कहते हैं सुने जा रहे हैं 140 करोड़ भारतीयों को की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं पीयूष गोयल, और खुद को और मोदी जी को शायद वो राष्ट्रभक्त मानते हैं, बाकी सारे पूरे देश को 140 करोड़ लोगों को देशद्रोही मानते हैं पीयूष गोयल। और इसके जरिए एक काम यह भी हुआ कि मोदी जी के ऊपर से बहुत से संकट टल गए राजीव जी। फिलहाल सरकार गिरने का खतरा टल गया। नीतीश कुमार दबाव में आ गए, अब सरकार गिराने की धमकी नहीं देंगे। चंद्रबाबू नायडू अभी जो सरकार गिराने की धमकी नहीं देंगे। तो अभी कुछ दिनों के लिए ये सरकार गिरने का खतरा टल गया। तो एक तो फायदा ये हो गया मोदी जी को इसके जरिए।
दूसरा राजीव जी, आरएसएस जो है वो दबाव में अब समय है। अब अध्यक्ष जिसको बनाना है मोदी चाहे तो बनाए और चाहे तो ना बनाए बीजेपी का। जेपी ने क्या कोई और 5 साल खींचने, जब तक खींचा जा सकता तब तक कर लें, तो मोदी जी को इसमें फायदा हुआ। लेकिन राजीव जी, इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी जो अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है, और जिस तरीके से नीतीश राणे का बयान आया या राधा मोहन दास अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, आज हम लोगों ने दिन में भी उसकी चर्चा की थी, किस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी के कश्मीर से जो उन्होंने ट्वीट किया था राहुल गांधी ने, उसमें बहुत भद्दी टिप्पणी राधा मोहन दास अग्रवाल ने की कि आप सब फोटो सेशन कराने के लिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी जिस स्तर की राजनीति कर रही है, हालांकि इसका आभास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दे दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को इस मसले पर भी कैसी राजनीति करनी है, जब वो सर्वदलीय बैठक में न जाकर बिहार में पहुंच गए थे और चुनावी भाषण देने लगे थे, और फिर उनका कार्यक्रम आ गया, आप वो 4 मई को बिहार जा रहे हैं। तो यानी उनको आपदा में अवसर जो है वो यही दिख रहा है कि इस आपदा में भी भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपना सांप्रदायिक एजेंडा चलाए और देश बांटने का जो उसका एजेंडा है उस पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े। तो ये करती हुई भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर दिखाई देती जा रही है। लेकिन राजीव जी, इसका नुकसान जो है वो बीजेपी को हो रहा है, मुझको ऐसा लगता है। और नुकसान बीजेपी को ये हो रहा है कि लोग अब सवाल करने लगे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है ये कब तक इस तरीके से चलती रहेगी। पुलवामा को लेकर भी सवाल होने लगे और पहलगाम को लेकर भी अब सवाल होने लगे, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब इस बीच जो राजीव जी जो डायरेक्टिव जारी किया गया है सरकार की तरफ से मीडिया आउटलेट्स को, उसको उसके भी बड़े नेता हैं, यानी अब जो खबरें जो हैं बिना इमरजेंसी लागू किए हुए सेंसर की जाएंगी, इसकी तरफ जो एक तरह से कहा जाए सरकार बढ़ती नजर आ रही है राजीव। जी जी बिल्कुल। श्रवण गर्ग साहब जुड़ गए हमारे साथ। गर्ग साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, 2-3 चीजें पैरेलली चल रही हैं। एक तरफ बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये भड़काऊ बयानबाजियां, इसके क्या मायने यहां देखे जाएं। पहलगाम जैसा एक गंभीर मसला जिसमें कश्मीर को देश के मुसलमानों के बीच, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश ये भी है। और तीसरा सबसे बड़ा मामला है कि भारत और पाकिस्तान आमने सामने हो गए हैं। आज की तारीख में देखिए, भारत ने कुछ एक्शन लिए, पाकिस्तान ने एक्शन लिए, और सुगबुगाहट अभी एडवाइजरी भी आप लोगों के सामने मैंने रख दी कि कैसे मीडिया को एडवाइजरी दी गई है, बताया गया है कि क्या करना है, रिपोर्टिंग में कैसे करना, कैसे नहीं करना। इन सबको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं देश के अंदर 2 पैरेलल चीजें चल रही हैं। एक देश के अंदर चल रहा है और एक भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इसलिए गंभीर मसला हो जाता है। प्रशांत जी, क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया एडवाइजरी जो जारी हुई, उसके 2 बहुत साफ मतलब है। एक कि किसी न किसी प्रकार के युद्ध के मुहाने पर भारत पाकिस्तान खड़ा है, और दूसरा कि नेशनल इमरजेंसी का माहौल है। अब इस नेशनल इमरजेंसी के माहौल में जब इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, 28 लोगों की जानें गई हैं, उस पर जाहिर सी बात है कि सरकार और कोई कार्रवाई तो करेगा। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। तो कोई ना कोई कार्रवाई तो भारत करेगा, भारत की सेनाएं करेंगी, भारत के सुरक्षा बल करेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि राष्ट्रीय एकता बनी रहे। गर्ग साहब को तो 71 की भी याद हो कि मैं बहुत छोटा था, लेकिन करगिल वॉर के समय तो मैं रिपोर्टिंग करता था, और करगिल वॉर हो या कोई और दूसरे युद्ध हो, भारत में कभी भी सामाजिक एकता को लेकर सवाल नहीं खड़े हुए। पाकिस्तान को आप देखिए तो पाकिस्तान अभी भी अलग अलग खंडों में बटा हुआ है। सिंध अलग बात करता है, बलूचिस्तान अलग बात करता है, फ्रंटियर अलग बात करता है। क्या बीजेपी के नेता में भी ये स्थिति, जो मीडिया एडवाइजरी जारी हुई है वो प्रवक्ताओं को भी देनी चाहिए कि आप कैसी भाषा में बात करेंगे। जी, पीयूष गोयल का बयान आप देखिए, पूरे देश को वो उन्होंने, पूरे देश की देशभक्ति को सवाल निशान पर खड़ा कर दिया। तो पहली जरूरत है कि आप अपने नेताओं को, प्रवक्ताओं को, गोदी मीडिया को जो दिन रात नफरत फैलाता है, उसको आप काबू में करें कि भाई ये एजेंडा आप रहने दो। अभी
पूरे देश को एक साथ होकर इस मुसीबत से लड़ना है और जवाब देना है इसका, ताकि भविष्य में ऐसी कोई हिम्मत ना कर सके। अब देखिए जरा मोदी जी के एक्शन आप देखिए और तुलना कीजिए कि अभी आपने कांग्रेस पार्टी का बताया एक कि कांग्रेस ने क्या किया, विपक्ष ने क्या किया, सरकार ने क्या किया। जरा और पीछे जाइए, मुंबई हमले के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको कि कमजोर प्रधानमंत्री ये मीडिया बताता रहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह मुंबई में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हम सब ने उसको कवर किया था। उसी जगह पे जाकर जहां पे आतंकवादी हमला हो रहा है जी, तो मोदी जी ने क्या चुनाव किया? बिहार, जहां चुनाव होने, वो ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं गए, उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश नहीं दिया। और अभी तक जब तक हम लोग बात कर रहे हैं, किसी की भी जवाबदेही तय नहीं हुई। ये ठीक है कि वो आतंकवादी थे, वो पाकिस्तानी थे, उनको जवाब दिया जाएगा, लेकिन वो घुसे कैसे हथियारों के साथ? ये कैसे कामयाब हो गए? वो क्यों, उनको वहीं पे रोका क्यों नहीं गया? इसकी कोई जवाबदेही अभी तक तय नहीं हुई है कि किसकी जवाबदेही है। ये एनएसए अजीत डोभाल की जवाबदेही है, अमित शाह की जवाबदेही है, इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या बात है? इसका भी अधिकार देश की जनता को जानने का है। और सबसे बड़ा सवाल जो मैं दोहरा रहा हूं कि राष्ट्रीय एकता सबसे जरूरी है। 71 की लड़ाई में, चाहे वो करगिल युद्ध के दौरान, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था कि जो भारत के सामाजिक एकता को तोड़ने का काम हो रहा हो, युद्ध के दौरान या युद्ध के पहले भी जी। उस वक्त का मीडिया संतुलित था। मैं एडवाइजरी से सहमत नहीं हूं, क्योंकि उस वक्त मैं मीडिया में रिपोर्टिंग कर रहा था, और कंधार के समय भी, करगिल युद्ध के समय भी, और मुंबई हमले के समय भी जी, मीडिया का रवैया बहुत ही जिम्मेदाराना था जी, कुल मिला के। लेकिन आज आप मीडिया को देखिए तो वो मीडिया सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रहा है। तो बटा हुआ समाज क्या लड़ सकता है? आप देखिएगा पाकिस्तान क्यों बांग्लादेश हार गया, बांग्लादेश क्यों बन गया, पाकिस्तान ने खत्ते की लड़ाई कैसे हार गया? बटा हुआ समाज था। अभी पाकिस्तान में एकता नहीं है, राष्ट्रीय एकता नहीं है वहां पे। तो क्या ये उससे पाकिस्तान से सबक लेकर हमारे यहाँ भी यही करना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है कि एडवाइजरी बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के प्रवक्ताओं को, इनके आईटी सेल को और गोदी मीडिया के तमाम एंकर्स को, जो अभी भी सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपदा और आतंकवादियों को जवाब, 28 लोगों की मौत का जवाब ऐसे नहीं दिया जाता कि आपस में ही पहले लड़ रहे हैं जी। जवाब बाहर देना है आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी भी, और साथ में जुड़े हुए हैं गर्ग साहब। रविकांत जी, पहले आपके पास आना चाहता हूं, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि एडवाइजरी तो अलग चीज है, लेकिन यहां पर 2-3 चीजें पैरेलल चल रही हैं। अगर आप सुने हो शुरुआत में इस कार्यक्रम को, साफ साफ है कि एक तरफ भारत और पाकिस्तान आमने सामने, एक माहौल उस ढंग से क्रिएट कर दिया गया है कि आज नहीं कल जंग के मुहाने पे है भारत और पाकिस्तान। भारत के चैनलों पे तो बिल्कुल ऐसा कर दिया गया है जैसे जंग की शुरुआत हो गई। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अंदर, यानी देश के अंदर भड़काऊ बयानबाजियां तेज हो गई हैं। और ये ऐसी बयानबाजियां कर कौन रहा है? वो सत्ता पक्ष के लोग, बीजेपी के नेता कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं। दूसरी तरफ कल शाम को आपने देख लिया, इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों ने, इधर राहुल गांधी लौट के आए, वो कैंडल मार्च में गए, उधर पटना में जो महागठबंधन है उसके नेता कैंडल मार्च पे थे, उधर असदुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, ये सब कैंडल मार्च पे थे, ये सब थे। और आज राहुल गांधी वहां है, तेलंगाना में भाषण दे रहे थे, थोड़ी देर पहले प्रेम सौहार्द भाईचारे की बात कर रहे थे। तो ये एक एंगल है। दूसरा एंगल सत्ता पक्ष, जिसको शांत करवाना चाहिए। आखिर चल क्या रहा है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल है? यह समझने की जरूरत है। आपके जरिए जरा समझना चाहता हूं। पार्टी और खास करके मोदी की भाजपा
वो हमेशा से लाशों पर राजनीति करती आई। उसने कभी भी इस बात को लेकर के जरा भी संकोच नहीं किया कि ये संकट का समय है, चाहे वो सरकार किसी की भी रही हो, चाहे प्रदेशों के हालात आप देख लीजिए या जब से मोदी जी है तब से तो है ही। और इधर जो मीडिया पूरा दिखा रहा है भारत पाकिस्तान के बीच के युद्ध जैसे माहौल को, तो असल में इनके लोग तो कहीं बैठे नहीं हैं, वो सैनिक नहीं है, वो बॉर्डर पर तैनात नहीं है, तो इनको कोई फिक्र नहीं है। और ना ही इनके लोग इस आतंकवादी हमले में हताहत हुए हैं। मैं समझता हूं कि सबसे अगर कोई जेन्युइन आवाज हो सकती है तो वो उन लोगों की हो सकती है जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया। और वो क्या कह रहे हैं इस वक्त, सबसे जेन्युइन आवाज वो होगी। उनमें से कई लोगों का आपने वीडियो वर्जन सुना होगा। एक महिला है जो ये सवाल पूछ रही है कि आखिर आतंकवादी घुस कैसे आए, वहां सिक्योरिटी नहीं थी। एक बच्चा कह रहा है कि वहां तो सरकार ही नहीं है, वहां तो कोई सुरक्षा ही नहीं थी, वहां आतंकवादी घुसते हैं, मारते हैं और चले जाते हैं, सरकार हमारी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ये उन लोगों के बयान हैं जिनके अपने उस घटनाक्रम में हताहत हुए हैं। अब जहां प्रधानमंत्री को लौटने के बाद विदेश से जाना चाहिए था, कश्मीर उनके लोगों के हालातों को समझना चाहिए था, पहलगाम के लोगों का विश्वास और जो लोग हताहत हुए हैं उनके जो अभी घायल हैं उनके पास जाना चाहिए था, लेकिन वो जाते कहां हैं? बिहार चुनाव प्रचार में। 2-2 रुपए में जो ट्वीट करने वाले लोग हैं भाजपा आईटी सेल के, वो क्या कर रहे हैं? पूरे तरीके से देश में एक ऐसा विभाजनकारी माहौल पैदा कर रहे हैं कि जिससे लग रहा है कि एक अंदर भी पूरा युद्ध चल रहा है। जहां हमें लड़ना चाहिए आतंकवाद से, उस पाकिस्तान से जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, और हम लड़ कहां रहे हैं? हम किसको टारगेट कर रहे हैं? मुसलमानों को, कश्मीर को। या जो ये सवाल पूछ ले कि साहब सरकार कहां है, वहां 10 चेक पोस्ट पर कोई आर्मी का आदमी क्यों नहीं था? ये आतंकवादी कैसे वहां पहुंचते हैं जहां 2000 लोग पर्यटक वहां पे मौजूद थे? ये सवाल जो भी पूछेगा उसके खिलाफ युद्ध घोष हो जाएगा। ऐसे जो माहौल क्रिएट किए हैं, अभी जो प्रशांत जी कह रहे थे कि विभाजित जो राष्ट्र होता है, जो कमजोर राष्ट्र होता है, वो युद्ध नहीं जीत पाता। इस तरह के माहौल वो कमजोर होता है अंदर से। और ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने भी संविधान सभा के अपने आखिरी भाषण में अब्राहम लिंकन को कोट करते हुए कही थी कि भीतर से विभाजित कोई भी राष्ट्र कभी मजबूत नहीं हो सकता। लेकिन ये जो सब हो रहा है वो दरअसल भीतर से ही देश को बराबर बांटने और तोड़ने और विभाजित करने का खेल चल रहा है। और ये विशुद्ध राजनीति है। ये कोई टेररिज्म को खत्म करने का संकल्प नहीं है। मुझे बताइए कि क्या इससे टेररिज्म खत्म हो जाएगा? अगर आप टेररिज्म से मुक्ति चाहते हैं, और मोदी जी तो कह चुके थे कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, धारा 370 आपने खत्म कर दी, उसके बाद आतंकवाद खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन चलिए हम लोग मान भी लेते हैं कि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, आईएसआई जो खेल कर रहा है, बावजूद इसके कि इस समय सरकार को, विपक्ष को अपने सहयोग में लेकर के, विश्वास में लेकर के कोई पुख्ता रणनीति तैयार करनी चाहिए थी और ये बदजुबानी बंद होनी चाहिए थी। मीडिया को भी कायदे से रिपोर्टिंग करने के लिए कहा जाता, लेकिन हो क्या रहा है? हो उल्टा रहा है। मैंने तो ट्विटर पर यह भी देखा है, एक लिख रहा है कि राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं तब तब ऐसी घटना होती है। अब आप समझ सकते हैं कि मूर्खता का लेवल कहां है, मूर्खता का लेवल कहां तक पहुंच गया है। और दरअसल जो मिडिल क्लास मोदी से थोड़ा दूर जाने लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि इन नुस्खों का इस्तेमाल किया जाता है। मैं बराबर जिस बात को कहता हूं कि जो बीच बीच में सांप्रदायिकता का जो ज्वार आता है, या मस्जिदों के सामने जो डांस कराया जाता है पूरा,
वो बीच बीच में नस्तर चुभोया जाता है। जैसे सांप्रदायिकता कम होती है, लोग अपनी जिंदगी के सवालों से जूझने लगते हैं, अपने बुनियादी सवालों से टकराने लगते हैं, उस समय उनको एक नस्तर चुभोया जाता है। अब ये जो हमला हुआ है, उस हमले का इस्तेमाल इसी के रूप में हो रहा है। बजाय इसके, मैंने कहा ना कि लड़ना चाहिए था एकजुट होकर के और मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था, या जो भी रणनीति बनाते वो रणनीति में विपक्ष को साथ लेते, देश को पूरे विश्वास में लेते। लेकिन आप जो कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के लोगों को सैल्यूट करना चाहिए। उन लोगों ने ये दिखाया कि हम किसी तरीके से टेररिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये जो पर्यटक हैं वो हमारे भाई हैं, उन्होंने जिस तरह से उनकी सुरक्षा की है जी। उनको भोजन कराया, उनको अपने घर में रखा, उनकी पूरी सुरक्षा की। इस मामले में कश्मीरी लोगों को सैल्यूट करना चाहिए। लेकिन जो हो रहा है आईटी सेल के जरिए कश्मीरी लोगों को खलनायक बनाना, दरअसल ये जो गोबर राष्ट्रवाद है ना राजीव जी, इसकी समस्या यही है कि इनको बराबर दुश्मन दिखाते रहना है कि एक दुश्मन ये है, फिर ये दुश्मन है, तो वो पाकिस्तान एक बाहरी दुश्मन है, अंदर एक मुसलमान दुश्मन है, फिर एक प्रदेश को आप दुश्मन बना लें, कभी वो कश्मीर हो जाएगा, कभी तमिलनाडु हो जाएगा। और लोगों के मस्तिष्क को अब लगातार आप ऐसा बनाते रहें कि वो कभी अपनी बुनियादी समस्याओं, शिक्षा, रोजगार, नौकरी और जो दूसरी बुनियादी समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं, नौजवानों की समस्याएं, इन सबको आप भूल जाएं। महिलाओं पर जो भी अत्याचार होता हो, लोगों का कुपोषण की स्थिति चाहे जितनी डामाडोल हो गई हो, लेकिन लोगों के भीतर वो गाय गोबर वाला राष्ट्रवाद पैदा हो जाए, हिंदू मुसलमान के नाम पर वो नफरत पैदा हो जाए और लोग भूल जाएं उन मुद्दों को। इसीलिए सारा खेल चल रहा है। तो ये विभाजन की राजनीति है विशुद्ध रूप से, वोट की राजनीति है विशुद्ध रूप से, और इस राजनीति को कंडेम किया जाना चाहिए। और ऐसे वक्त में उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, उसे इस तरह की घिनौनी और इस तरह की निर्लज्ज राजनीति कतई नहीं करनी चाहिए। और ये बर्दाश्त इस देश के लोगों को नहीं होना चाहिए। लेकिन वो अट्टहास लगाते हुए प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार को देखने के बाद मुझे लगता है कि इस देश के लोगों को ये एहसास हो रहा होगा कि हम कहां पहुंच चुके हैं। टेररिज्म के नाम पर इस देश में जो हो रहा है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो रहा है। राजीव जी जी बिल्कुल, दुर्भाग्य से ऐसा हो रहा है। जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और आना चाहता हूं गर साहब आपके पास। जो बात शुरुआत से मैं कह रहा हूं कि दो चीज़ें पैरेलली डेवलप हो गई हैं। एक, देश के अंदर एक समूह जो है वो बहुत उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरा मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत फैलाने की भरपूर कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान, ये एक इंटरनेशनल लेवल पे सब देख रहे हैं कि आखिर ये दोनों करने वाले क्या हैं। ज़रा इस पर आपका विश्लेषण चाहिए कि क्या पहलगाम का मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा। एक पत्रकार होने के नाते आपने सोचा था क्या कि यहाँ तक 26-27 लोगों की जान चली गई, लेकिन फिर भी क्या इसको जंग में तब्दील होने से पहले, अभी जंग नहीं हुआ है, लेकिन जो दिखाया जा रहा, बताया जा रहा है, उस आधार पे मैं कह रहा हूं, प्लीज अपनी बात। एक तो आपका सवाल है ये भारत पाकिस्तान का मामला, इस पर आप जानना चाहते हैं क्या हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है राजीव जी कि ये जो तनाव है इसका इस्तेमाल देश में आंतरिक प्रतिबंधों को कड़ा करने के लिए किया जाएगा, जिसमें कई तरह के उपाय शामिल हैं। सेंसरशिप भी शामिल है, नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध भी शामिल है, और प्रशांत जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, नेशनल इमरजेंसी। तो वो भी हो सकती है किसी भी तरीके से कि लोगों के, जो मैंने कहा कि अधिकारों पर कंट्रोल कर दिया जाए, नियंत्रित कर दिया जाए, बोलने की आज़ादी को नियंत्रित कर दिया जाए,
पर जो मूल मुद्दा है वो ये कि भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होगी कि नहीं होगी। मेरा ऐसा मानना है राजीव जी की लड़ाई नहीं होगी। मैं उसके कई कारण मानता हूँ। जी। सरकार इस पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ेगी, पर पाकिस्तान के खिलाफ तनाव का इस्तेमाल अपने ही नागरिकों से लड़ने में करेगी। ये मेरी जो बात कह रहा हूं वो है। पाकिस्तान के साथ लड़ना संभव कई कारणों से नहीं है। प्रशांत जी ने कारगिल का उल्लेख किया, 1971 का उल्लेख किया। 1971 का भी हमने देखा है, मैंने तो 65 का भी देखा है जी, और कारगिल का तो देखा ही है। ये जो तमाम चीजें हैं राजीव जी, वो अपने दर्शकों के लिए थोड़ी जानकारी में लाना जरूरी है कि इन तमाम घटनाओं के दौरान बांग्लादेश नाम का जो राष्ट्र था वो एक स्वतंत्र राष्ट्र था। वहां पर एक हुकूमत जो थी वो अलग हुकूमत थी। हाल की घटनाओं में वो एक तरह का पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान का सैटेलाइट बन गया है। पहली चीज तो ये, आप दो मोर्चों पर लड़ाई एक साथ नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मंत्री साहब हैं उनकी भी यात्रा होने वाली थी बांग्लादेश की, वो उन्होंने स्थगित कर दी। दूसरा ये है कि भारत का पड़ोस में कोई मित्र देश नहीं है। आज की तारीख में हमारा कोई मित्र देश नहीं है जी। न नेपाल है, न श्रीलंका है, न मालदीव्स है। आप किसी एक राष्ट्र को नहीं बता सकते कि जो भारत के साथ खड़ा हुआ है। हम लोग युद्ध में किस पर निर्भर रहेंगे, ये बड़ा एक सवाल है। तीसरा बड़ा कारण ये है कि अमेरिका इस युद्ध को नहीं होने देगा। अमेरिका को भारत की जरूरत है चीन के खिलाफ, ट्रेड वॉर में जरूरत है चीन के खिलाफ, जियोग्राफिकली जरूरत है चीन के खिलाफ भारत की। अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। वहाँ के मंत्री जी ने अभी जो कहा है कि हम अमेरिका ब्रिटेन के लिए ये गंदा काम पिछले 30 सालों से कर रहे हैं, टेररिज्म में मदद करने का, उन्होंने स्वीकार किया है। अमेरिका इस लड़ाई को नहीं होने देगा। अमेरिका इस लड़ाई के जरिए, इस तनाव के जरिए अपना हथियार पाकिस्तान को भी बेचेगा और भारत को भी बेचेगा। तो तनाव बना रहेगा और सरकार का इंटरेस्ट होगा, इस हुकूमत का इंटरेस्ट होगा कि ये पॉलिटिकल फायदों के लिए इस तनाव को एक लंबे समय तक कायम रखा जाए और उस तनाव की आड़ में कई चीजों को सस्पेंड कर दिया जाए। नागरिक अधिकार हैं, कानून है, मीडिया है, बोलने की आज़ादी है, इन तमाम चीज़ों को, मतलब युद्ध नहीं हो पर युद्ध के दौरान होने वाले तमाम उपायों को लागू कर दिया जाए, ये बताते हुए खतरा है जी। तो एक तो मुद्दा ये है। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आपने और हम लोगों में, आप जो कह रहे हैं, मेरा इंटरप्रिटेशन, ये जो गोयल हैं, पीयूष गोयल, इनका जो कथन है उसमें उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है
जब तक 140 करोड़ नागरिक भारत के 140 करोड़ भारत के नागरिक देशभक्ति और राष्ट्रवाद, देशभक्ति नहीं, देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म नहीं मानेंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं देश को परेशान करती रहेंगी। ये काफी सोची समझी, सोच समझकर बात कही गई है। इसमें मुद्दा ये नहीं है कि वो नागरिकों पर डाल रहे हैं वहाँ का घटना का जो जिम्मेदारी है, नाकामी जो है, नहीं वो नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि और जम के राष्ट्रवाद को दिखाना होगा। इसका मतलब ये है कि हिंदुत्व को और हिंदुत्व राष्ट्रवाद को और ज्यादा आक्रामक बनना पड़ेगा। जी, वो कतई नागरिकों पर नहीं डाल रहे, हम गलत समझ रहे हैं। इसका मतलब ये कि वो नागरिकों को मिलिटेंट बनाना चाहते हैं, और वो यही काम कर रहे हैं जो आरएसएस के प्रमुख ने कहा है कि गुंडागिर्दी करने वालों के खिलाफ हिंसा भी अहिंसा है। जी, हमको जो पढ़ना चाहिए वो काफी खतरे की भाषा पढ़नी चाहिए। पीयूष गोयल जो कह रहे हैं उसमें हम उसमें ये नहीं जाएं कि वो नागरिकों पर दोषारोपण कर रहे हैं। वो नागरिकों को ललकार रहे हैं कि आपसे जो उम्मीद है देशभक्ति की और राष्ट्रवाद की, वो प्रकट नहीं हो रही। तो ये जो पूरा का पूरा परिदृश्य इस समय है, पहलगाम से जो उत्पन्न हुआ है पूरा का पूरा, सरकार उसका राजनीतिक फायदा नागरिकों को ललकार कर और उन पर अंकुश लगाकर और मीडिया और विपक्ष को की आवाज को बंद करके करना चाहती है। जी, यानी कि आपातकाल में जिस तरह के चीजें होती हैं, उन उपायों को बिना आपातकाल की घोषणा के लागू कर दिया जाए और पाकिस्तान से उत्पन्न हुए खतरे को एक असीमित काल तक के लिए ले जाया जाए। तो हम शायद चीजों को जिस तरह से समझना चाहिए उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहे हैं। मैं इसमें काफी खतरनाक संकेत देख रहा हूं। जी, और आने वाले दिनों के लिए काफी गंभीर चुनौतियों को मैं देख पा रहा हूं, जो निकल रही हैं, कि जिसमें ये भी शामिल है कि पुलवामा को लेकर जो जवाब नहीं मिले, क्यों हुआ पुलवामा, पहलगाम को लेकर भी नहीं मिलेंगे कि जो वहाँ से बचे हुए नागरिक जिनका जिक्र किया अभी शायद
इन्होंने किया, रविकांत जी ने या टंडन जी ने या किसी अमलेंदु ने, कि ये घटना हो कैसे गई। वहां कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? जो एक ऑल पार्टी मीटिंग में जो एक बात कही गई कि चूक हुई, तो उसको एक बड़ा विपक्ष विजय मान रहा है कि अरे सरकार ने कहा चूक हो गई। चूक नहीं, उस चूक का पर्दाफाश हिंदू की रिपोर्ट ने कर दिया है। चूक में ये कहा कि वहां बेसरन के मिडोज में को जून में खोला जाता है, पर टूरिस्ट ऑपरेटर्स ने मर्जी से पहले ही खोल दिया और लोग चले गए। जबकि हिंदू की रिपोर्ट के हिसाब से जी वो साल भर तक खुला रहता है, वहां कोई इस तरह की स्थिति होती नहीं कि परमिशन लो या जाना है या नहीं जाना है। तो जो नागरिकों के मन में पुलवामा को लेकर सवाल थे, वो उससे ज्यादा गंभीर सवाल पहलगाम को लेकर पैदा हो रहे हैं, क्योंकि पुलवामा में सुरक्षा सैनिक मारे गए थे 40, यहाँ पर पर्यटक मारे गए जी। तो जो पीयूष गोयल जो कह रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भैया देखो इतने नागरिक मर गए, तुम लोगों में नागरिकों में कोई रोष ही नहीं है ना, देशभक्ति है ही नहीं तुम लोगों में। अगर होती तो तुम लोगों का गुस्सा कुछ अलग किस्म का होता। ये जो मैं समझ पा रहा हूँ जी, वो नागरिकों के स्वाभिमान को ललकार रहे हैं, उत्तेजना भर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ तो। जी जी बिल्कुल, आता हूं दोबारा आपके पास। बहुत गंभीर चर्चा दोस्तों हम कर रहे हैं, और वो भी एक ऐसे गंभीर मसले पे जिसको लेकर दो देश आमने सामने हो गए हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए आप और हम देख रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही है, और इस तनाव के पीछे की राजनीति रणनीति क्या है, ये सब कुछ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए और एक तरफ इस मसले को शांत कराने के लिए जो भी प्रयास होना चाहिए, जो भी कोशिश होनी चाहिए, वो कोशिश नाकाम तो ना कहें, लेकिन इतना जरूर कहें कि वैसी कोशिश दिखाई ही नहीं दे रही है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? विपक्ष के नेता राहुल गांधी, आप जानते हैं, पहुंचे कल श्रीनगर, उसके बाद उन्होंने वहां जायजा भी लिया। एक हताहत जो वहां के टूरिस्ट थे इसी घटना में, उनसे भी मुलाकात की, एलजी से मुलाकात की, मनोज सिन्हा से और उमर अब्दुल्ला से भी राहुल गांधी ने मुलाकात की। तो और उसके बाद कैंडल मार्च दिल्ली में, उसमें भी शामिल हुए। राहुल गांधी प्रेम सद्भाव की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं? सिंधु जल समझौता के तहत जैसे जिसको रोका गया है, वैसे ही इधर निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि हम गंगा जल को रोक दें और बांग्लादेश को तड़पाएं। क्या ये जायज है? क्या ऐसे बयान देने की जरूरत है? इस वक्त देश भर में इस वक्त एक मुहिम दूसरी चलाई जा रही है, जिसमें घुसपैठियों को, और उसमें भी खबर आई है गुजरात से कि 1000 से ज्यादा ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। अफरा तफरी का माहौल फैलाने के पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? राजनीति शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन रणनीति क्या हो सकती है? जरा अमलेंदु उपाध्याय जी, आपसे समझना चाहता हूं। देखिए राजीव जी, ये जो अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, एक तो ये बताने की कोशिश है, इसके पीछे जो दिखाई पड़ता है कि सरकार एक्शन में है, और सरकार एक्शन उन लोगों के खिलाफ ले रही है जो यहाँ घुसपैठिए घुसाए हैं, या जो दूसरे देश के लोग जो हैं उनके प्रति हमदर्दी रखते हैं, तो उसके प्रति जो है वो एक तरीके से सरकार एक्शन में है, ये दिखाने का एक प्रयास किया जा रहा है। और एक्शन में कितना है कितना नहीं, ये तो मालूम पड़ सकता है। अगर 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी राजीव जी गुजरात में एक रात में पकड़ लिए गए, तो सवाल ये है कि ये कल तो नहीं घुसाए होंगे 1000 बांग्लादेशी, और वो भी गुजरात में।
तो ये 1000 बांग्लादेशी अगर गुजरात में घुस आए हैं तो इनको लंबा समय लगा होगा, और ये बताया जा रहा है ये काफी समय से यहाँ रह रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कि इनके पास कोई अवैध दस्तावेज है, अगर इस तरह की बातें हैं। तो ये भी जो किया जा रहा है राजीव जी, अफरा तफरी तो फैलाई जा रही है, लेकिन इसके जरिए भी सरकार की नाकामियां ही सामने निकल कर आ रही हैं कि 1000 लोग अगर गुजरात में बाहर से आ गए तो ये आ कैसे गए, ये सवाल तो उठेगा ना। तो फिर अब जो लोग अभी तक तो आप जो वो कहते थे कि बांग्लादेशी जो है झारखंड में आके फंस गए हैं, हेमंत सोरेन ने बसा दिए। अभी तो झारखंड के चुनाव में यही कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन ने वहां बांग्लादेशी बसा दिए। अब ये गुजरात में बांग्लादेशी किसने बसा दिए, मोदी जी ने कि भूपेंद्र सिंह पटेल ने, किसने बसा दिए? अब ये सवाल भी उठेंगे। तो ये बहुत सारी मोर्चे एक साथ खोले जा रहे हैं ताकि मोर्चे कई खुल जाएं, और जो सुरक्षा में चूक हुई है उसको लेकर सवाल जो है वो ना होने पाए, और उनको जो है वो दबाया जाए कि सरकार से सवाल ना हो कि सरकार साहब आप क्या कर रहे थे, आप कहाँ सो रहे थे, तो ये सवाल ना हो। एक रणनीति राजीव जी इसके पीछे ये है। दूसरी रणनीति ये है कि इस तरीके से सांप्रदायिक विभाजन को और गहरा किया जाए, और भारतीय जनता पार्टी का मतदाता जो है, जो भारतीय जनता पार्टी से ही सवाल करने लगा था, उसके सवालों को दबाया जाए। आज सुबह राजीव जी मैं टैक्सी से आ रहा था जब दफ्तर के लिए, तो जो ड्राइवर साहब थे वो भाजपा के बड़े कट्टर समर्थक रहे थे एक समय में, और मैं आपको बताऊं कि वो बहुत सात्विक गालियां जो थे वो बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए बक रहे थे। और लगभग 1 घंटे का रास्ता मुझको लगता है, उस पूरे 1 घंटे में उन्होंने बड़ी सात्विक गालियां जो वो दी, और ये बताया कि एक तो बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो हो गया है। सपा की सरकार में जो काम 1 रुपया देकर हो जाता था वो 2 लाख देकर भी जो है वो बीजेपी की सरकार में नहीं हो रहा है, और सब कुछ जो है वो अडानी अंबानी के लिए किया जा रहा है। ये उन ड्राइवर साहब का कहना था जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े कट्टर समर्थक थे, और उनके परिवार के 3 लोग जो है वो माननीय हैं, मतलब रिश्तेदारी में उनके माननीय हैं यूपी में। तो वो उनका ये कहना था। तो ये सवाल राजीव जी अब उनका मतदाता जो है वो पूछने लगा था कि भाई सब कुछ कर रहे हो ठीक है, लेकिन आपका विधायक जो है उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है किसी थानेदार को फोन कर दे, किसी सही काम के लिए भी सिफारिश कर दे कि भाई इसको हमारी बात को सुन लेना। ये सब उन्हीं की बातें थी। तो यानी इस तरीके से राजीव जी जनता के बीच जो बात जाने लगी थी, इनका मतदाता ही जो था अब वो ये सोचने लगा था कि ये काम जो सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं, सिर्फ राष्ट्रीय सेठ के लिए कर रहे हैं, तो अब इस तरफ से भी ध्यान जो है भटकाया जाए, ये समझ में आ रहा था। उन्हीं ड्राइवर साहब का कहना था कि ये इसके जरिए जो है अब ये सवालों को दबाना चाहते हैं ताकि सब जो लोग हिंदू मुसलमान में लग जाएं और हिंदुस्तान पाकिस्तान में लग जाएं, इनसे कोई सवाल नहीं पूछे। ये उनका कहना था, मेरा कहना नहीं है। तो ये राजीव जी जो अब से ये सब किया जा रहा है इसके पीछे, चाहे वो नीतीश राणे कुछ बोल रहे हो, चाहे राधा मोहन दास कुछ बोल रहे हो, चाहे पीयूष गोयल कुछ बोल रहे हो, या कोई कुछ और बोल रहा हो, इसके जरिए जो उनका अपना मतदाता जो छिटक रहा था उसको एक तो रोकने की कोशिश है, और दूसरा जो थोड़ा भी मतदाता किसी और बातों के आधार पर दूसरों के साथ चला गया था उसके अंदर जो है वो एक ज्वार पैदा किया जाए और सांप्रदायिक विभाजन चौड़ा किया जाए। क्योंकि इनको लगता ही है कि अगर देश बटेगा नहीं तो इनका राज नहीं चल पाएगा, क्योंकि बांटो राज करो की नीति के सच्चे पोषक लोग यही हैं। अंग्रेज चले गए मगर इस नीति को इन्होंने यहाँ अपना लिया है, तो उस रास्ते पर ये आगे बढ़ते हुए साफ तौर पर राजीव जी दिखाई पड़ते हैं कि बांटो और राज करो, तो जितना बटेगा उतना ही इनका राज सुरक्षित रहेगा। इस नीति पर बढ़ते हुए दिखाई पड़ते। तो इस सबके पीछे जो भी एजेंडा चल रहा है, अरे आपसे जब कह दिया विपक्ष ने कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको जो करना है वो कीजिए, तो जो करना करो भाई फिर। लेकिन जब जहाँ करना है सर्वदलीय बैठक, उसमें प्रधानमंत्री पहुंचते नहीं है, जहाँ तय होता है कि आपको क्या करना है वहां आप पहुंचते नहीं है, और यहाँ आपके लोग जो है इस तरीके का एजेंडा चलाते हैं। तो इसके मतलब राजीव जी साहब को दिखाई पड़ रहा है कि पीयूष गोयल साहब चाहे भले ही किसी को दोष दे रहे हो, चाहे वो कुछ कर रहे हो, लेकिन इसके जरिए एजेंडा जो है वो इस साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महत्व के विषय पर भी नीति जो है वो चुनाव से बढ़कर कुछ नहीं है। उसको हर मामले में चुनाव और सत्ता में किस तरीके से काबिज रहा जाए, यही दिखाई पड़ता है। देश की समस्याओं से भारतीय जनता पार्टी का कोई वास्ता नहीं रही। जी, देश की समस्याओं से भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं अगर सियासी तौर पर देखा जाए। लेकिन क्या लगता है प्रोफेसर रविकांत जी, आपसे भी ज़रा समझना चाहता हूं कि ये मामला क्या आपको लगता है कि अभी खींचेगा? और फिटली बीजेपी यही चाहेगी कि बिहार और बंगाल 2 इलेक्शन कम से कम इससे निकाले जाएं, और लोगों के मन में केवल वो वही गाय गोबर और राष्ट्रवाद भरा जाए। वो भूल जाएं कि उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, फीस बहुत महंगी है। वो भूल जाएं कि उनके बच्चों के लिए नौकरियां निकल नहीं रही हैं, और कहीं पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है। वो ये भूल जाएं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं और किसान आंदोलन कर रहे हैं।
वो ये भूल जाए कि इस देश में दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार 2 बड़े स्टेट हैं जहां पर ये सब हो रहा है। वो ये भूल जाए कि महिलाओं के साथ लगातार उस तरह की अमानवीयता हो रही है। केवल और केवल कश्मीर, पाकिस्तान, आतंकवाद, मुसलमान, ये शब्द उनके जेहन में ठूंस दिए जाएं, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये इसी पूरे रणनीति का हिस्सा है और मौके मौके पर उनको वो इस तरह का माहौल, इस तरह के मुद्दे मिल जाते हैं। ये अब मोदी जी की आप किस्मत कह सकते हैं कि ये जो अटैक हुआ, उस अटैक ने भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दे दिया कि वो पूरे देश के मिजाज को बदल दें। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष को भी एक रणनीति बनानी होगी। जब वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जब धर्म काम नहीं कर रहा था, और ये देखिए बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है इस समय पूरे देश में, बल्कि आप देखिए लोकसभा चुनाव के ठीक पहले से हिंदुत्व के सामने जो सामाजिक न्याय की राजनीति है वो मजबूत हुई थी। इनके हिंदू राष्ट्रवाद के सामने संविधान का मुद्दा ज्यादा मजबूत होकर के सामने निकला और उसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त खानी पड़ी। लोकसभा चुनाव में 400 का सपना देखा था, 240 पर अटक गए। और तब भी जब 80 सीटों के बारे में कहा जाता है कि वहां पर धांधली नहीं हुई होती तो शायद नतीजा कुछ और होता। तो ऐसे में जहां सोशल जस्टिस की राजनीति और उसके मुझे लगता है कि एक लौते आप कहें कि उन्नायक के तौर पर राहुल गांधी उभर रहे थे, तो राहुल गांधी को किसी तरीके से काउंटर करने के लिए, रोकने के लिए एक तरह से इस मुद्दे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। अब राहुल गांधी की जो अपनी सियासत है, जो समझ है और जो सज्जनता है, राहुल गांधी ने इस बीच में या विपक्ष के किसी भी नेता ने, मुझे नहीं लगता है कि इस बीच में कोई ओछी राजनीति करने की कोशिश की हो। हमेशा इसी बात को कहा है कि हम सरकार के साथ हैं और आतंकवाद से लड़ने के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन मोदी जी क्या करते हैं, पीयूष गोयल क्या करते हैं, मोहन भागवत क्या करते हैं, ये क्या आप फ्रिंज एलिमेंट के हाथ में ये देश देना चाहते हैं कि साहब अब गुंडागर्दी का मुकाबला करने के लिए हिंसा भी अहिंसा होगी? माने आप गुंडों को सीधे तौर पर आप दे रहे हैं कि नहीं कि आप जाइए और जो करना है वो करिए। ये जो स्थिति और इसका परिणाम किसको भुगतना होगा? गाय के नाम पर, गौ हत्या के नाम पर इस देश के पिछले 11 साल में 100 लोगों की लिंचिंग हुई है। ये 100 वो है जो आधिकारिक आंकड़ा है। इन 100 में से 90 मुसलमान हैं और 10 दलित हैं। तो जो राष्ट्रवाद, अब आप इस आतंकवाद के नाम पर किसी को भी, आप कोई भी देखेंगे, ये जो माहौल बनाया जा रहा है कि नहीं, आप किसी को भी कह रहे हैं कि ये तो साहब कुछ और कह रहा था, ये फला बात कर रहा था, या इसकी दाढ़ी है इसलिए ऐसा है, हमें शंका हुई इसलिए हमने ऐसा किया। तो देश के भीतर इस तरह का माहौल पैदा कर दें और विपक्ष का कोई भी व्यक्ति सवाल पूछ ले, कोई पत्रकार सवाल पूछ ले, तो आपको देशद्रोही बता दिया जाएगा। आपको यह कह दिया जाएगा कि आपको देशभक्त ही नहीं है। प्रमाण पत्र ये बांटेंगे, वो लोग प्रमाण पत्र बांट रहे हैं जिन्होंने आजादी के आंदोलन में नाखून तक नहीं कटाए, जो हमें साथ खड़े रहे। ये प्रमाण पत्र बांट रहे हैं जिन्होंने तिरंगे को कभी सलाम नहीं किया था जी। वो प्रमाण पत्र बांट रहे हैं जिन्होंने संविधान को लेकर के आलोचना की और कहा कि ये तो संविधान भारतीय ही नहीं है, इसमें तो साहब मनुस्मृति नहीं है। तो मनुस्मृति को दिमाग में रखने वाले लोग जो ये चाहते हैं कि इस देश में कभी सामाजिक न्याय की राजनीति ना हो, कभी जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी है, जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक है, वो कभी मुख्य धारा में ना आ पाए, उसके सवाल नहीं आ पाए, उसके रोटी रोजगार का सवाल नहीं आ पाए, उसके आरक्षण का सवाल नहीं आए, संविधान का सवाल नहीं आए, लोकतंत्र का सवाल नहीं आए, इसलिए राष्ट्रवाद के अंधे कुएं में उनको झोंक दिया जाए और जो सवाल खड़ा करे उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाए। ये जो खेल है, इस खेल को विपक्ष को समझना होगा। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी को बहुत सधे हुए अंदाज में सोशल जस्टिस के साथ ये जो लोग हताहत हुए हैं, जिनके परिवार हताहत, क्या उनको न्याय नहीं चाहिए? इसे न्याय के साथ, सोशल जस्टिस के सवाल के साथ इसे जोड़ना चाहिए, क्योंकि इस देश में अगर आप बीजेपी के वो पूरा थेथराई वाली राजनीति के सामने हैं तो आप
50, 60, 70 के दशक के भारत को अगर देखें और वो ध्यान में रखें, नहीं साहब, नेहरू जैसा व्यक्ति जिसके सामने विपक्ष बेदम था, लेकिन जब भी लोहिया या कोई भी खड़ा होता था तो वो सुनते थे, रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो ये जानते थे और मानते थे कि हमारा संविधान ये कहता है कि विपक्ष की आवाज के बिना डेमोक्रेसी कंप्लीट नहीं होती। लेकिन यहां तो साहब विपक्ष मुक्त भारत इनको चाहिए। इनको कोई भी ऐसी आवाज नहीं चाहिए जो इनके खिलाफ जाती हो, जो इनकी नीतियों को एक्सपोज करती हो, जो इनके कुकर्मों को नंगा करती हो। ये नहीं चाहिए। कोई ये सवाल नहीं पूछे कि आतंकवादी घुस कैसे आए, ये सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए इनके अनुसार कि भाई आतंकवाद के जो भेंट चढ़े हैं बस इसका बदला ले लिया। आगरा में एक वीडियो आया, वो फेक है क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना भयावह वीडियो, मैंने अभी उसको सच नहीं माना, जिसमें वो कहता है कि मैंने जिस भाषा का इस्तेमाल करता है वो मैं यहां पे कर भी नहीं सकता, कि मैंने 2 को मार दिया है। आप इस तरह का देश बनाना चाहते हैं तो विपक्ष को भी इस समय मोदी की राजनीति को समझते हुए, सोशल जस्टिस के सवाल को और इस सवाल से जोड़ते हुए, यह भी न्याय का सवाल है, इन परिवारों के साथ न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और जो इसमें गुनहगार हैं, सिर्फ वही गुनहगार नहीं है, गुनहगार वो भी हैं जो बैठे हुए हैं सत्ता में। क्या वो गुनहगार नहीं है? मनमोहन सिंह के समय पर साहब आतंकवादी हमला होता था तो पूरी सरकार कटघरे में होती थी। एक गृह मंत्री अगर केवल सूट बदल लेता था तो उसका इस्तीफा हो जाता है। और यहां रेड कारपेट पर चल करके अमित शाह जा रहे हैं तो साहब गुनहगार नहीं होंगे वो? उनसे सवाल कौन पूछेगा? अब इसलिए सवाल नहीं होता है क्योंकि मीडिया साहब वो पैरों में पड़ी हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विपक्ष को भी इस बात को समझना होगा कि बिना राजनीति, उस राजनीति के जहां सामाजिक न्याय की बात हो, बिना उसके और जब तक ये सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक इस देश को वो बात नहीं होगी, वो संविधान और वो लोकतंत्र, वो न्याय नहीं मिलेगा जो वो चाहते हैं, जो ये देश चाहता है। इसलिए वो रणनीति विपक्ष को भी बनानी चाहिए राजीव जी, और इनके साथ एकजुट होकर के लड़ने की जरूरत है कि ये आपकी थिथराई और ये नहीं चलेगा कि साहब आप किसी को भी छूट दे दें कि नहीं अब हिंसा वो या अहिंसा होगी। ये गांधी और बुद्ध के देश में होगा। आप जाते हैं बाहर तो बोलते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं, गांधी के चित्र स्टैच्यू पर जाकर के माला चढ़ाएंगे और यहां सावरकर से लेकर के गोलवालकर की थ्योरी चलाएंगे। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं समझता हूं कि इन 80 साल में देश कम से कम इतना तो मजबूत हो गया है। हालांकि मिडिल क्लास का जो अभी थोड़ा बहुत उसको, जो भी अमलेंदु जी ने बताया, जो थोड़ा अभी उसको दिखने लगा था, वो पूरा हटने लगा था, वो अब मुझे लगता है कि फिर से एक नस्तर चुप होया गया है। कुछ दिनों तक वो फिर से बेहोश रहे। ये सारी कवायद उसी की है। लेकिन विपक्ष को चौकन्ना होकर के इस देश में जो सामाजिक न्याय का सवाल है उसको उठाना कंटिन्यू करना होगा राजीव जी। जी गर्ग साहब, इसके पॉलिटिकल मायने जरा आप समझाइए, इसके पॉलिटिकल मायने जो चल रहा है इस पर। देखिए, इसके पॉलिटिकल मायने काफी गंभीर ये हैं। 2 तरह के हैं, एक इंटरनेशनल है और एक नेशनल है। हम इंटरनेशनल की बात अभी नहीं कर रहे क्योंकि इंटरनेशनली भारत बहुत बुरी हालत में है इस समय। तमाम जो संकट चल रहे हैं, टैरिफ के कारण, चीन के कारण, ट्रेड वॉर जो चल रहा है उसके कारण, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं जी। हम ये बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पूरे के पूरे फेडरल सिस्टम को कई तरीकों से समाप्त करने की जो या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हुई हैं दिल्ली के द्वारा। अब उसका परिणाम ये हुआ है कि केंद्र सरकार राज्यों से किसी तरह के सपोर्ट की उम्मीद नहीं कर सकती। विपक्षी सरकारों का कह रहा हूं मैं। आप देखिए पॉलिटिकली थोड़ा सा राजीव जी, पश्चिम बंगाल को देखिए किस तरह का माहौल है केंद्र के खिलाफ जी। तमिलनाडु को देखिए कि जो राज्यपाल और राज्य सरकार को लेकर जो चला, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा और अब जो वहाँ के राज्यपाल कर रहे हैं कि वहाँ के वाइस चांसलर
की अलग से बैठक बुला रहे हैं, कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है वो। तो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना में आपने देख लिया कितना ये जो चल रहा है अभी, रेवंत रेड्डी जिस तरह से काम कर रहे हैं वहां, और उसका असर आंध्र प्रदेश पर जबरदस्त तरीके से पड़ने वाला है। पंजाब और केरला, ये तो साफ साफ ऐसे राज्य हैं जो केंद्र के खिलाफ खड़े हुए हैं, और बिहार के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते और आंध्र के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, मतलब नीतीश कुमार और चंद्राबाबू के बारे में। तो पॉलिटिकली इस समय सरकार बहुत ही कमजोर हालत में है देश के अंदर। एक जो बड़ी चीज हुई है जिसको सरकार समझ नहीं पा रही होगी कि कश्मीर के लोगों ने जिस तरह से रिएक्ट किया, अगर आप देखें पिछले जमाने की घटनाएं, तो जो कश्मीरी सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकते थे, जो कश्मीरी जिन पर आरोप था कि वो आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, वो तमाम पूरा का पूरा कश्मीर इस समय आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो गया, और वो देश की जनता के साथ खड़ा हो गया। मतलब ये जो पहलगाम की घटना हुई है, उसने पूरा का पूरा लैंडस्केप बदल दिया है। तो पॉलिटिकली इस समय जो सरकार है वो बहुत ही कमजोर विकेट पर है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि मोदी जी ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं जाते हैं, मोदी जी श्रीनगर या पहलगाम नहीं जाते हैं, वहाँ अमित शाह जी जाते हैं, और मोदी जी बिहार जाते हैं और फिर जा रहे हैं बिहार। मतलब वो दौरा कम करके सऊदी अरब का, लोग ये समझे थे कि वो ऑल पार्टी मीटिंग में आएंगे, वो लोग समझे थे कि वो पहलगाम जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, पर वो बिहार चले गए 24 तारीख को। मतलब घटना का एक के बाद 22 को घटना हुई और 23 को वो आए और 24 को बिहार चले गए, और अब फिर जा रहे हैं बिहार 4 मई को शायद। ये क्या बताता है? ये यही बताता है कि पॉलिटिकली आप बहुत कमजोर हैं और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि ये जो हुआ है पहलगाम में, ये पुलवामा से अलग है। इसका राजनीतिक लाभ बीजेपी को नहीं मिल पाएगा, किसी भी तरह से नुकसान होगा जो हो रहा है। तो ये बड़ा पार्टी के लिए बहुत चिंता की बात है कि जो देशभक्ति की बात कर रहे हैं ना पीयूष गोयल, उसको इस तरीके से देखिए कि पुलवामा के बाद जिस तरह का यूफोरिया देश में उन्माद खड़ा हुआ था देशभक्ति को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर, वो पहलगाम के बाद क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये चिंता है पीयूष गोयल की और सरकार की और मोहन भागवत की, कि देश की जनता वो उस तरह से क्यों नहीं रिएक्ट कर रही जैसी पुलवामा के बाद किया था। और जबकि इस घटना में तो नागरिक मारे गए, इसलिए और ज्यादा उत्तेजना के साथ नागरिकों को खड़े होना चाहिए। देशभक्ति, राष्ट्रवाद। तो आप देख रहे हैं कि भागवत साहब और सरकार एक ही जुबान में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बिहार में मिट्टी में मिला देंगे जी, और भागवत साहब कह रहे हैं कि रावण का उदाहरण दे रहे हैं।
जी। कि उसको पूरा का पूरा सब कुछ ज्ञानी था, फिर भी वो उसका अंत क्यों करना पड़ा, वो ये बता रहे हैं। तो ये मानते हैं, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान का या इस तरह की व्यक्तियों का अंत करना जरूरी है। उसको अहिंसा बता रहे हैं भागवत, और लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। उनकी दिक्कत यह है कि वो साफ साफ नहीं कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, वो पहेलियां बुझा रहे हैं, भागवत भी और पीयूष गोयल भी, और लोग उन पहेलियों के मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये है पूरा राजीव जी, मेरे ख्याल से जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो देश की राजनीति का जो परिदृश्य है, वो जो मैंने जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ वो ये है। और कश्मीर का जो परिदृश्य जिसने पूरा का पूरा मामला बदल दिया और निराश कर दिया है सरकार को। आप सोचिए कि क्या सरकार अब वहां सेना भेज पाएगी क्या कश्मीर में? वहां कोई नागरिक असंतोष तो बचा नहीं है। पहले आप इंटरनल मिलिटेंसी के लिए भेजते थे जी, और उसमें नागरिक कोऑपरेट नहीं करते थे सुरक्षा बलों से। अब तो नागरिक कह रहे हैं हम तो सरकार के दिल्ली के साथ हैं और देश के साथ हैं, तो आप वहां क्या करेंगे? तो ये बड़ा एक विचित्र स्थिति राजीव जी हो गई है सरकार के लिए, और वो इनके पास कोई ट्रबल शूटर है नहीं। आप अगर देखें क्यों पीयूष गोयल को सामने आना पड़ रहा है, आप जरा ये देखिए कि इनके पास कौन है जो, मतलब राजनाथ सिंह ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं? आप एक चीज ये भी सोचिए कि जो चीज पीयूष गोयल के मुंह से कहलवाई जा रही है, और राजनाथ सिंह क्यों नहीं कह रहे हैं रक्षा मंत्री होकर? नितिन गडकरी क्यों नहीं कह रहे हैं? मैं आपको एक चीज, आखिरी चीज बोलना चाहता हूं जी, कि वो जो मुस्लिम परिवार था जिसके बच्चे ने वहां बंदूक छीनकर, राइफल छीनकर हिंदू टूरिस्टों की जान बचाने की कोशिश की और आतंकवादियों ने जिसको मार डाला, आदिल हुसैन शाह जी, सैयद आदिल हुसैन शाह, 27 लोग तो दूसरे मरे, केवल एक मुस्लिम मरा है वहां कश्मीरी। जी, आपको आश्चर्य होगा राजीव जी कि जो एकनाथ शिंदे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र जी, उन्होंने 5 लाख रुपए की घोषणा की, उनको दिलवा भी दिए उसके परिवार को, वो जो कश्मीरी मुस्लिम परिवार है उसको, और अपने आदमी को भेजा उन्होंने पहलगाम, उनसे वीडियो पे बात की और उनको कहा कि हम आपका मकान बनवाएंगे। आप जो इसको ऐसे सोचिए कि जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, यहां तो शिवसेना का डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो उस बलिदान की इतनी तारीफ कर रहा है, और बीजेपी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है जी। तो इनका जो हिंदू मुस्लिम करने का पूरा जो प्लान है, मतलब मैं इसमें शिंदे कोई राजनीति कर रहे हूं वो भी मैं मना नहीं करता कि वहाँ एक बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं, लोकल बॉडीज के चुनाव होने महाराष्ट्र में, वो एक अलग एंगल हो सकता है, मैं उसको वो नहीं कर रहा हूँ डिस्काउंट। पर एक साहस की बात है कि बीजेपी की हुकूमत में आप काम कर रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, और आपका चीफ मिनिस्टर नहीं कर रहा और आप कर रहे हैं, तो आप मैसेज बीजेपी को दे रहे हैं कि देखिए जो काम आपको करना चाहिए मैं कर रहा हूँ। मतलब ये कि मैं अपने राज्य में हिंदू मुस्लिम नहीं होने दूंगा। तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं, ये आपके दर्शकों के नॉलेज में होना चाहिए कि ये भाई
ये जो गोदी मीडिया में युद्ध खड़ा किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, जहर फैलाया जा रहा है, तो ये जहर क्यों नहीं फैल पा रहा है? मतलब मंत्री कह रहा है, उसके बावजूद क्यों नहीं हो रहा है देशभक्ति, राष्ट्रवाद? मोदी जी कह रहे हैं वहां मिट्टी में मिला दूंगा, उसके बाद भी लोगों का, बिहारियों का खून क्यों नहीं खोल रहा है? आप बताइए ना मुझे, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, बिहार को भी जानते हैं, देश को भी जानते हैं जी। तो कुछ तो हो रहा है ना। तो ये जो चल रहा है, ये थोड़ा सा ये सरकार झेल नहीं पाई। आप इनके चेहरों पर विजेता का भाव नहीं देख पा रहे हैं। आप एक चीज देखिए, आप अगर प्रधानमंत्री का चेहरा देखें, गृह मंत्री का देखें, तो कोई विजेता का भाव नहीं है। एक बात और भी है गर साहब कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य, बयान आप याद कीजिए, उसके बाद बिहार के भाषण में ही आया है इस पे, उसके बाद से कुछ नहीं है, ना उससे पहले ना उसके बाद। बाकी लोग बोल रहे हैं एक बात। दूसरी बात, इसमें सर्वदलीय बैठक में वो तो खुद नहीं थे, लेकिन सर्वदलीय बैठक में चूक हुई ये होम मिनिस्टर ने माना है। ये पहली दफ़ा है कि आप कह रहे हैं कि चूक हुई है। अब दो चीज़ें यहाँ आती हैं कि प्रधानमंत्री का सर्वदलीय बैठक में नहीं जाना, फिर चूक हुई होम मिनिस्टर का मानना। क्या इन सब को छुपाने की कोशिश हो रही है? क्या इससे जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है एंटी बीजेपी, उसको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है? जो दूसरे बयान आ रहे हैं मीडिया के ज़रिए, बाकी इंटरनेशनली, इन सब ऐसा रिजिजू कह रहे हैं, किरण रिजिजू कह रहे हैं कि चूक हुई है। हाँ जी। आप सोचिए ना कि, और वो विपक्ष ने जब आप बात पूछा तब उसके जवाब में कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने कुछ कहा क्या कि चूक हुई है हमसे, या गृह मंत्री ने कहा क्या, या रक्षा मंत्री ने क्या कहा? रक्षा मंत्री का पहला बयान क्या है? रक्षा मंत्री का तो पहला बयान राजनाथ सिंह का ये है ना कि वो बहुत जबरदस्त तरीके से बदला लेने वाले हैं। ये सरकार कुछ समझ नहीं पा रही कि रिस्पांस लेवल क्या होना चाहिए। सऊदी अरब जो है, जैसे ईरान ने कहा है कि वो मध्यस्थता करवाने को तैयार है पाकिस्तान और भारत के बीच में। कोई मुस्लिम देश आपके साथ नहीं है। मतलब वो, अगर आप लड़ाई लड़ेंगे पाकिस्तान से, तो आप ये मत मानकर चलिए कि आपके साथ हैं वो आपके प्रति सहानुभूति है उनकी कि आपके ऊपर हमला हुआ है, आपके लोगों की जाने गई, पर वो ये थोड़ी कर रहे हैं कि आपको कह रहे हैं कि आप लड़ाई कर लीजिए। एक मतलब पाकिस्तान को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का एक महत्वपूर्ण देश है पाकिस्तान जी। तो मुस्लिम कंट्रीज 50 के करीब हैं दुनिया में। तो आप ये, हम ऑलरेडी अकेले पड़ गए। अभी तो इसका जवाब दीजिए ना आप। आपने पुलवामा क्यों हुआ, इसका यही नहीं बताया हम लोगों को, देश को नहीं बताया ना आपने पुलवामा क्यों हुआ। आप पहलगाम क्या हुआ, क्यों हुआ, ये कब बताएंगे? आतंकवादी, मुझे तो डिस्टेंस पता नहीं कि वहां से सीमा से कितनी दूर जगह है। जो सोशल मीडिया पे कुछ छप रहा है, कोई कह रहा 300 किलोमीटर है, या जो भी है XYZ, वहां तक आ भी गए, वहां से घुस के चले भी गए। तो आपने जो 5 लोगों के मकान नेस्तनाबूद किए हैं वहां,
वो तो वहीं के लोगों के किए हैं ना, तो इसका मतलब है कि वही लोग थे, वहीं के लोग थे। पहले 2 के किए थे, फिर अब आज खबर आई 5 के किए जी। तो बड़ा कंफ्यूजन है राजीव जी पूरे के पूरे मामले में। सुरक्षा को लेकर वह 3 टियर की सुरक्षा है। मतलब आपको पहलगाम भी जाना है या बेसन रैली जा रहा है तो आपको रास्ते में कई जगह पूछा जाता है जी, है ना। लोकल पुलिस भी है और सीमा सुरक्षा बल भी है और आर्मी भी है, तमाम है। आप कैसे आ गए ये लोग, इतने लोग वहाँ, और वहाँ कोई सुरक्षा ही नहीं है। और वो इलाका ऐसा जहाँ पैदल ही जा सकते हैं या घोड़ियों पे जा सकते हैं, व्हीकल नहीं जा सकता, या हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं जी। ये थोड़ा सा देश के नागरिक अब जो सवाल कर रहे हैं ना, वो थोड़े से सवाल सरकार को बेचैन कर रहे हैं, क्योंकि वो सवाल जो एक बड़ी बात यह है कि वो सवाल सरकार से कर रहे हैं, वो सवाल पाकिस्तान से नहीं कर रहे हैं। मतलब उसमें आरोप की ध्वनि सरकार पर आ रही है कि भाई आप बताइए ना हमको। ऐसा पुलवामा में पूरा का पूरा विरोध पाकिस्तान के खिलाफ था, इसलिए जब आपने बालाकोट किया तो देश साथ में था। जब उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी देश आपके साथ हो गया। सवाल ये है कि अब लोग देख रहे हैं कि भाई आप बताओ ना अब क्या करने वाले हो। बिल्कुल, ये पूरा का पूरा मामला थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए, आपकी डिबेट में फायदा एक ही होता है कि हम कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो दर्शकों को थोड़ा अलग मिलती हैं। जी जी, बहुत इम्पोर्टेंट। तो उनका एजुकेशन एक अलग तरीके से होता है, तो वो सोचते हैं कि क्या ये भी हो सकता है। ये है पूरा मामला। जी जी, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आप बता रहे हैं, और इसके हर पहलू को हम यहाँ जानने समझने की कोशिश भी कर रहे हैं लगातार। जब से ये घटना घटी है गर साहब, तब से हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, और धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको भी हम अपने दर्शकों के बीच ला रहे हैं। आपसे भी ये जानना बहुत ज़रूरी था कि आपका नज़रिया क्या है। और चूँकि 2 चीज़ें हो गई हैं, एक एपिसेंटर में कश्मीर है और उसमें भी पहलगाम है जहाँ पर यह घटना घटी। देश के नागरिकों की सुरक्षा का मामला है, एक सीधा सीधा देखा जाए तो एक फ्रेम में ये है। दूसरा है कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद ये हुआ कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाया, पाकिस्तान पर कुछ बंदिशें लगाई और पाकिस्तान ने भारत के ऊपर, और यहाँ से एक दूसरा मामला आ गया। तो 2 अलग अलग चीज़ें। अब देश की जनता अपनी सुरक्षा देखे या पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, ये 2 चीज़ें अलग अलग हैं। दोनों आप एक साथ नहीं ला सकते हैं, और जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। गर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी आपका भी। बहुत गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे थे। दोस्तों, कई लोगों को बहुत सारे हमारे सवाल जो होते हैं वो पसंद नहीं आते हैं, या बहुत कुछ लोगों को हमारे विश्लेषण पसंद नहीं आते हैं। आज नहीं तो कल पसंद तो आएंगे ही, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, शायद आप कुछ भावनाओं में बह के देखिए। ये मामला आप किसी पार्टी विशेष के साथ जुड़े हों न जुड़े हों, भावनाओं में मत बहिए। पहली बात आपसे मैं यही कहूँगा, हमारे तमाम पैनलिस्ट साथी भी यही कहते हैं कि थोड़ा सा रुकिए, ठहरिए और